हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने नी में कुछ पेन महसूस करते हैं, अगर आपकी नी में कुछ स्टिफनेस है, अगर आपको लगता है कि वज़न पड़ने पे उसमें दर्द हो रहा है और आपको जब नी को स्ट्रेट करना पड़ता है तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं हमारे नी जॉइंट में लगे हुए एक गद्दी के, जिसमें चोट लगने के बाद इसी तरह का अनुभव होता है। आइए बात करते हैं मेनिस्कस इंजरीज के बारे में कि आखिर मैं आपको क्या बता रहा हूं और ये मेनिस्कस इंजरीज क्या होती हैं। तो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम होगा फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल आफ्टर ए मेनिस्कस इंजरी। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि मेनिस्कस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेनिस्कस में चोट कैसे लगती है और चोट लगने के बाद में पेशेंट को जो दर्द और अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेड के वाइज किस तरह से होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है कंजर्वेटिवली और ऑपरेटिवली, और अगर ऑपरेटिवली ट्रीटमेंट होता है तो उसकी फिजियोथेरेपी किस प्रकार से होती है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेनिस्कस होता क्या है। ये जो हमारा नी जॉइंट होता है, जो कि ऊपर की एक बोन होती है फीमर और नीचे की एक बोन होती है टिबिया, इन दोनों की बोन जो आपस में टकरा के टूट ना जाएं, इसलिए बीच में एक गद्दी लगवाई है भगवान ने, जिसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। ये गद्दी हमारे एक नी में, अगर हम एक नी की बात करें तो उसके बाहर की तरफ भी होती है और अंदर की तरफ भी होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा इस तरह का होता है, सी शेप का। तो ये मैंने बताया आपको कि मेनिस्कस जो होते हैं ये दो टाइप का होता है। एक ही नी जॉइंट में अंदर की तरफ भी होता है, इसको हम लोग मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं, और बाहर की तरफ भी होता है, इसको हम लोग लेटरल मेनिस्कस बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है और एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ताकि दोनों हड्डियां आपस में टकरा के टूट ना जाएं। तो आखिर इसमें चोट कैसे लगती है, जब हम देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या है इंजरी का, तो ये अगर हम वेट बेरिंग पोजीशन में हैं और कोई भी ट्विस्टिंग, टॉर्जन या एक रोटेटिंग, पिवटिंग कोई भी हम एक्शन करते हैं और अगर वो एक्शन जो है वो उस मेनिस्कस की एक वेट झेलने की क्षमता से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वो चोट लग सकती है। लेट सपोज कि आपकी ये नीचे वाली बोन है टिबिया और ऊपर वाली ये फीमर बोन है, तो अगर आप पिवटिंग करते हैं तो आप देखिए ऊपर वाला बोन ये रोटेट करता है, लेकिन नीचे वाली जो टिबिया होती है ये एकदम स्टेशनरी रहती है। और ये जब फीमर जो ऊपर से रोटेट करती है, तो जैसे कि आपने किसी चीज़ को पकड़ के निचोड़ दिया है, तो जब निचोड़ते हैं तो इसके बीच में जो गद्दी लगी है इन दोनों के बीच में, वो एकदम से मरोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से एक इंजरी होती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं वेट बेरिंग पिवटिंग इंजरी केसेस इन मेनिस्कस। तो मेनिस्कस जो है ये सी शेप का एंटीरियर पोस्टीरियर हॉर्न, जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा एक कैश्यू जिस तरह का होता है, जो नी जॉइंट के आगे का हिस्सा होता है, इसको हम लोग एंटीरियर हॉर्न बोल देते हैं, और इसी का ही जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग पोस्टीरियर हॉर्न बोल देते हैं। अब यही जो मेनिस्कस है, यही इसी शेप का जो नी जॉइंट होगा उसमें लेटरल साइड भी होता है और इसमें एक मीडियल साइड भी होता है। तो बेसिकली ये इस तरह से एक नी का बनता है। इसी प्रकार से दूसरे नी का भी होगा, और ये अगर मैं एक नी की बात करूं तो ये इसका एक लेटरल मेनिस्कस होगा और यहाँ पे जाके इसका एक मीडियल मेनिस्कस होगा, और ये पीछे वाले पोस्टीरियर हॉर्न, ये आगे वाले एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं। हमें पता कैसे चले कि आखिर आपके पेशेंट को एक चोट लगी है, और वो चोट जो है जिसकी वो कंप्लेन कर रहा है अपने नी में पेन के रिगार्डिंगली, वो एक मेनिस्कस इंजरी है। इसका जो एक क्लिनिकल टेस्ट है, जो कि बहुत कॉमनली फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स के जो डॉक्टर होते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, उसका नाम है मैकमोरेस ग्राइंडिंग टेस्ट। इसमें पेशेंट को उल्टा लिटाया जाता है, उल्टा लिटाने के बाद में उसके नी को हम लोग बेंड कर देते हैं। बेंड करने के बाद में जब हम नी को, एंकल को पकड़ के ऊपर से प्रेशर डालते हैं उसको नीचे की तरफ, और उसी पूरे लेग को हम रोटेट करते हैं, तो जब हम उसको लेटरल और मीडियल रोटेट करते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि पेशेंट के लेटरल मेनिस्कस इंजरी है या मीडियल मेनिस्कस इंजरी है। अब जब हमको वहाँ पे ये पता चल जाता है कि उसका कौन सा वाला मेनिस्कस इंजर्ड है, उसके कॉन्फर्मेशन के लिए अगर पेशेंट को पेन ज़्यादा है तो हम लोग एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है MRI।
अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन नहीं है तो हमको ये अंदाज़ा लगता है कि पेशेंट को कहीं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी है, उसको बहुत बड़ी इंजरीज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा है, बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन में है, स्टिफनेस बहुत ज़बरदस्त है, वो उस पैर पे वज़न भी नहीं रख पा रहा है, तो यहाँ पे उसको ग्रेड 3 इंजरी हो सकती है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको एक ग्रेड 3 इंजरी है, तो वहीं पे उसका एक MRI टेस्ट करा के देखिए, जहाँ पे कॉन्फर्मेशन आता है कि पेशेंट को कितनी तरह की कौन से प्रकार की ग्रेड इंजरी है। पेशेंट सिम्टम कौन कौन से लेके आता है आपके पास में, जैसे मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया आपको, यहाँ पे पेशेंट आपको पेन बताएगा जो कि हमेशा रहेगा उसको। ये हैवीनेस का जो सिम्टम है ये पेशेंट बहुत कंप्लेन करता है। मैं अपनी प्रैक्टिस में अगर नी पेन का पेशेंट आया है जिसकी एक इंजरी हुई है, अगर वो हैवीनेस और स्टिफनेस बताता है तो आई कंसिडर इज दैट टू बी ए मेनिस्कस इंजरी रादर देन कि उसकी कोई लिगामेंट इंजरी है। लिगामेंट इंजरी में वो बोलेगा कि उसका जो नी जॉइंट है वो थोड़ा सा लूज बिहेव कर रहा है, वो स्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो स्टेबल तो दिखाता है लेकिन स्टेबिलिटी के साथ में वो स्टिफनेस ज़्यादा बोलता है कि उसके नी जॉइंट में एक स्टिफनेस है। और कभी कभार पेशेंट कंप्लेन करता है नी जॉइंट के लॉक हो जाने की भी। ये जो सिम्टम है, दो सिम्टम्स, ये आपको लिगामेंट इंजरीज में कम मिलते हैं, मेनिस्कस इंजरीज में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब हम जब ग्रेड की बात करते हैं तो जब क्लिनिकल में आया पेशेंट तो आपने उसको देखा, अगर छोटे सिम्टम्स हैं कम तो वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी हो सकती है, अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं तो उसको ग्रेड 3 इंजरी भी हो सकती है। इसमें 3 तरह की ग्रेडिंग दिखाई जाती है और ये ग्रेडिंग जो है आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और आपके MRI इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चल सकती है। ग्रेड 1 इंजरी में आप पेशेंट का स्टिफनेस, स्वेलिंग और डिफिकल्टी उसको सीधा करने में, ये 3 सिम्टम्स सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। ग्रेड 2 में ग्रेड 1 वाले सिम्टम्स के साथ साथ में पेशेंट का नी लॉक भी दिखाया जाएगा और ग्रेड 3 में पेशेंट को पेन होगा वेट बेरिंग में, मतलब कि जब वो वज़न रख के चलेगा तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया इसके बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर पेशेंट की ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के होने के बाद अगर मेनिस्कस रिपेयर कोई सर्जरी होती है तो उसमें फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल स्टेजेस वाइज कैसे रहने वाला है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके हम आपको आज बताएंगे। पहले आज इसी वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ में स्टेज 1 का एक आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका एक मेनिस्कस की सर्जरी हो रही है तो उसके बाद में फेज 1 यानी कि इमीडिएटली सर्जरी के बाद में जो पहले 3 हफ्ते होंगे उसमें आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आपका मेनिस्कस रिपेयर होता है या मेनिस्कस को कट कर देता है, यानी कि अगर आपको मेनिस्कोरेफी हुई है या मेनिसेक्टमी हुई है, तो दोनों ही केसेस में जो रिहैब प्रोटोकॉल है पहले 3 हफ्तों का सेम रहने वाला है। अगर पेशेंट की मेनिस्कोरेफी होती है तो सिर्फ उस केसेस में पेशेंट के नी पे ब्रेसिंग और वेट बेरिंग जो होती है वो औसतन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो पेशेंट जिनकी मेनिसेक्टमी होती है। बस खाली ये ऑपरेशन जो है मेनिस्कस वाला, ये ACL वाली इंजरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें डूज एंड डोंट्स और नियम कानून ज़्यादा होते हैं नी को बेंडिंग को लेके और वेट बेरिंग को लेके। तो स्टार्ट करते हैं कि हम पहले 3 हफ्तों में क्या क्या करने वाले हैं, मतलब कि थेरेपिस्ट का गोल क्या क्या होना चाहिए पेशेंट के साथ में और पेशेंट के क्या क्या अचीवमेंट होने चाहिए पहले 3 हफ्तों में। तो सबसे पहला जो है कि उसके जो नी के अराउंड स्वेलिंग है वो कम होनी चाहिए, उसका पेन कम होना चाहिए, पेशेंट की जो मोबिलिटी है, जो पटेलोफेमोरल है और टिबियोफेमोरल जॉइंट है, दोनों की मोबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए। यानी कि आपका पटेला सुपीरियर से लेके इंफीरियर और मीडियल से लेके लेटरल तक की जो ग्लाइड है वो दोनों ही ग्लाइड उसकी अच्छी होनी चाहिए, पटेला एकदम फ्री होना चाहिए। थेरेपिस्ट भी पटेला मोबिलाइजेशन कर सकता है इन स्पाइट ऑफ द थिंग कि वहाँ पे स्टिच है, एक बैंडेजिंग है और पेशेंट को पेन स्वेलिंग दोनों चीज़ है। इसको करने से पेशेंट का पेन स्वेलिंग दोनों चीज़ कम होती है। नी का जो फ्लेक्शन है वो पहले 3 हफ्तों में 90 डिग्री से कम रखना है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ACL सर्जरीज में ऐसा नहीं था, इसलिए इसको आपको मैंने हाईलाइट कर दिया है।
पेशेंट का जो एक्सटेंशन है यहाँ पे 0 डिग्री होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसकी क्वाड्रिसेप मसल्स में कोई वीकनेस ना हो। आप पहले ही दिन से उस पर नज़र रख के रखिए कि नी एक्सटेंशन 0 रहे, लेकिन फ्लेक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं कराना है। और ये 90 डिग्री फ्लेक्शन आप उसका सिटिंग पोजीशन में ला सकते हैं। सुपाइन की बात करें तो वहाँ पे 70 to 90 का जो एक रेंज है वो चलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेट बेरिंग के ऊपर, यानी कि जो सर्जिकल लेग है पेशेंट उसके ऊपर कितना वजन डाल सकता है। वहाँ पे पहले इस फेज में पेशेंट को पार्शियल वेट बेरिंग करनी है, यानी कि अपने बॉडी का पूरा वेट नहीं डालना है, इसके ऊपर ब्रेस लगा के रखना है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट ब्रेस लगा के रखेगा और इसको हम लोग एक नॉर्मल उसको एक रोम ब्रेस देते हैं, यानी कि उसका जो ब्रेस होता है उसमें एक कंपास की तरह कुछ होल्स होते हैं जहाँ पे उसको हम लॉक कर देते हैं। वो लॉक करने से फ़ायदा ये मिलता है कि पेशेंट अपना जो नी फ्लेक्शन है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं करेगा। ब्रेसिंग जो उसको रखनी है वो उसको मैक्सिमम टाइम रखनी है, खाली वो टाइम उसका ऑफ द डे जहाँ पे वो स्पंजिंग वगैरह होती है पेशेंट की, उस टाइम पे वो निकाल सकता है, नहीं तो 23.5 आवर्स की उसको ब्रेसिंग करके रखनी है। चलते वक्त वो ब्रेस लगा के रखेगा, एक क्रच लेके चलेगा अपने हाथ में और पार्शियल वेट बेरिंग करेगा। अगर हम चलने की बात करें तो जितना उसकी एबिलिटी है वॉक करने की, वो उतनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली वॉक कर सकता है। हाँ, इसी फेज के दौरान वो अपना स्टेयर्स पे भी जा सकता है, और स्टेयर्स पे जाने का जो रूल है वो वही रहेगा जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट्स में होता है या फिर ACL सर्जरी में होता है। वही रूल को हम यहाँ फॉलो करेंगे, यानी कि जो उसका सर्जिकल लेग है वो पीछे रहेगा, पेशेंट नॉन सर्जिकल लेग से ऊपर जाएगा। मान लें स्टेप के ऊपर वो नॉन सर्जिकल लेग रखेगा, पहले वो वाला लेग जिसकी सर्जरी नहीं हुई है, और बेबी स्टेप रखते हुए सर्जिकल लेग उसी स्टेयर पे आएगा। इसी तरह से वो ऊपर चढ़ेगा। जब वो नीचे आएगा तो जो उसका ऑपरेशन वाला लेग है वो पहले नीचे रखा जाएगा, और उसके बाद उसका जो नॉन सर्जिकल लेग है वो नीचे आएगा। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है कुछ पॉइंट्स को। अगर आप इस पूरे मेरे वाइट बोर्ड को इसी तरह से स्क्रीन ले लेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए और फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिशियंस के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैंने पूरा इस रिहैब प्रोटोकॉल के फेज 1 का एक यहाँ पे समराइज कर दिया है सब चीज़ों को। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है पहले फेज में पेशेंट को ठीक करने के लिए। यहाँ पे पेशेंट रेस्ट करेगा और उसको आइस मसाज या फिर आइस कंप्रेशन करना है उस वाले एरिया में, और उसका पैर जो है वो फुट एंड जो है वो हल्का सा थोड़ा 2 इंच से लेके 4 इंच किसी पिलो या ब्लैंकेट या कुछ शीट के ऊपर रेस्ट करेगा। यहाँ पे राइस प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करने वाले हैं। पेशेंट को स्वेलिंग ना हो इसके लिए वो लगातार ही अपने एंकल टो मूवमेंट्स करता रहेगा। तीसरी बात, पेशेंट की पेटेला की मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी बोला था। थेरेपिस्ट इसी हफ्ते में पटेला के ग्लाइडिंग के ऊपर काम कर सकता है। पेशेंट को बैठ के सीटेड सपोर्टेड नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराना है थेरेपिस्ट को, पेशेंट अपने आप नहीं करेगा। हाई सिटिंग पोजीशन पे आके काउच के एंड पे आके थेरेपिस्ट आपकी हील को होल्ड करेगा और अंडर गाइडेंस और सपोर्ट के साथ में थेरेपिस्ट उसको 90 डिग्री बेंड करेगा और सपोर्ट के साथ में ही उसको एक्सटेंशन में लेके जाएगा। ये चीज़ पहले 3 हफ्ते की हैं, आने वाले 3 से 6 हफ्ते बाद ये चीज़ें हट जाएंगी। प्रोन हैंग्स एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे कि हम पेशेंट्स को लॉन्ग सस्टेन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक्सटेंशन डिफॉर्मिटीज़ जो होती है करेक्ट होती है। क्योंकि मेनिस्कस इंजरीज में बहुत देखा जाता है कि पेशेंट्स की फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बाद में बहुत लंबे समय तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है और वो बहुत पेनफुल होती है। लेकिन अगर शुरुआत में ही पेशेंट प्रोन हैंग्स करते रहेंगे तो उनको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ नहीं आएगी, नी एक्सटेंशन 0 की तरफ बढ़ेगा, एक्सटेंशन लैग नहीं रहेगा। इसके बाद में क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज इज द वेरी एक्सरसाइज जहाँ पे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है उसके आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स के ऊपर, सपोर्टेड सीटेड नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन के ऊपर, स्ट्रेट लेग रेस के ऊपर, टर्मिनल एक्सटेंशंस के ऊपर और VMO स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। क्वाड्रिसेप सेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर थेरेपिस्ट को लगे या ना लगे पहले फेज के दौरान में कि उसका लेग बढ़ रहा है, मतलब कि नी आपका पूरा 0 डिग्री एक्सटेंशन में नहीं जा रहा है,
तो एक मशीन आती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। यहाँ पे जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं और मेरे हिसाब से इसको यूज़ भी करना चाहिए क्योंकि इनिशियल तौर पे ये आपकी मसल्स को एक्टिवेट भी करता है। हिप अबडक्टर्स के ऊपर काम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये वीक हो जाते हैं। हिप अबडक्टर्स पेशेंट साइड लाइन में और स्टैंडिंग दोनों पोजीशन में कर सकता है और मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स को होल्ड करना चाहिए। जब थेरेपिस्ट सीटेड नी एक्सटेंशंस करा रहे हैं आपका काउच एंड पे जाके, तो वहीं पे ही 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री पे उसको होल्ड करना चाहिए, जिससे अगेन आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती हैं। यहाँ पे कराने के लिए बहुत सारा काम नहीं होता है, एक रेंज बहुत अवेलेबल नहीं है थेरेपिस्ट के पास में पेशेंट के साथ उतना स्ट्रेंथनिंग कराने के लिए। तो 0 से 90 डिग्री में ही देखिए मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताई हैं, इसी के ही कम से कम 3 सेट्स एक एथलीट को फॉलो करने चाहिए फास्टर रिकवरी के लिए। अब इस वीडियो को अंत करते समय मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना दे रहा हूं कि अगर आपको ये सारी एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम होती है, हिंड्रेंस है, समझ नहीं आ रहा है, तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा मोबाइल नंबर, क्लिनिक का कॉन्टैक्ट एड्रेस सब मौजूद है। आप 1-to-1 सेशन का इस्तेमाल करके हमसे ये सारी एक्सरसाइज सीख सकते हैं और एक मामूली सा शुल्क पे करके आप हमसे ये वीडियो कॉल के थ्रू या फिर हमारे क्लिनिक पे आके ये सारी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। और अब लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि पेशेंट को ज़रूर फॉलो करनी है। नहीं फॉलो करेंगे तो ये सारी सर्जरी एक फेलियर की तरफ जा सकती है, उसके बाद में पेशेंट की दोबारा एक करेक्शन सर्जरी हो सकती है। लेकिन अगर आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे और आप एक पढ़े लिखे अनुभवी थेरेपिस्ट के गाइडेंस में अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। सबसे पहली प्रिकॉशंस है कि आपको अपनी नी को जितना हो सकता है स्ट्रेट रखना है, चाहे आप लाइंग पोजीशन में हैं, चाहे आप सिटिंग पोजीशन में हैं। इसलिए पहले 3 हफ्ते आपको यहाँ पे ब्रेस लगा के रखना है, रोम ब्रेस, जो कि आपको सिर्फ खाली 90 डिग्री तक का फ्लेक्शन करने देगा। तो ब्रेसिंग इज मस्ट एटलीस्ट फॉर 23 आवर्स अ डे। ठीक है, इससे आपका मेनिस्कोरेफी या मेनिस्टेक्टमी दोनों सर्जरी में मेनिस्कस को हील होने का अच्छा टाइम मिलता है। अगर वो बेंडिंग होती रहेगी तो वहाँ पे उसकी हीलिंग उतना ही डिले हो जाएगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे हम जाते हैं कि नी के नीचे कोई भी टॉवल या पिलो नहीं रखना है। बहुत सारे पेशेंट ये गलती करते हैं कि नहीं, ब्रेस लगाने से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, नी के नीचे थोड़ा सा कोई कुशन लगा लेते हैं तो नी थोड़ा सा फ्लेक्शन में रहेगा, जिससे उनको अच्छा लगता है। लेकिन यही एक कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट का FFD बन सकती है और उसके ये सर्जरी खतरे में पड़ सकती है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर ब्रेस लगा है और नहीं लगा है उसके बावजूद भी सर्जिकल वाले पैर के ऊपर पिवटिंग, ट्विस्टिंग, रोटेशन मूवमेंट बिल्कुल मना है। पहले 3 हफ्ते तक ये नहीं करनी है। इन तीनों बातों का ध्यान रखिए, आपकी सर्जरी 100% सक्सेसफुल रहेगी। और तो और इन सब बातों को एकदम ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पेशेंट का सर्जरी को लेके अप्रोच और उनका एक सर्जिकल मेथड, ये सब चीज़ें भी आपकी मैटर कर सकती हैं। ये सारा का सारा जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये सर्जन के साथ मिलके करना चाहिए। लेकिन अगर सर्जन की कोई अप्रोच अलग है तो ये प्रोटोकॉल आपका डिफरेंट हो सकता है। इसी के साथ ही मैं ये वीडियो आज आपका ही एंड करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपके लिए 2nd, 3rd और 4th फेज जल्दी से जल्दी लेके आऊँ, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी कॉल्स आती हैं ACL मेनिस्कस सर्जरीज को लेके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।